तो भाई स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का क्विक रिवीजन। तो ये अपने पास में रहेगा इसका प्लानर। ठीक है, ये टॉपिक है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंगली, ये इंडेक्स है। तो सबसे पहला जो अपने पास में टॉपिक है वो है वर्क। वर्क को हम डिफाइन कर देते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग दैट फोर्स। ठीक है, फोर्स के अलोंग में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दिया फोर्स के मैग्नीट्यूड से। वर्क डन को डिफाइन किया जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से, या एफ एस कोस थीटा। जो थीटा है वो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो इस तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे अगर फोर्स है, तो ये एंगल है थीटा। इससे बेस्ट अपने पास में कुछ पॉइंट्स आते हैं। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो कोस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और वर्क डन 0 हो जाएगा। एंगल 0 से 90 के बीच में है तो वर्क डन नेगेटिव, 90 से 180 के बीच में है तो वर्क डन उल्टा लिख दिया बेटे। ये है अपने पास में वर्क डन पॉजिटिव, और 90 से 180 के बीच में जो वर्क डन है वो होता है नेगेटिव। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, सॉरी एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की जो एसआई यूनिट है वो जूल होती है, डायमेंशन होती है m1l2t-2। तो इस पे बेस्ड अपने पास में ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय वेट एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ऐसे अपने पास में एक मास है, इसको इस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस कर दिया है। उसके बाद में नॉर्मल का वर्क डन निकालना है, वेट का वर्क डन निकालना है और फ्रिक्शन का। तो इसका जो वेट है वो होगा बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल होगा अपवर्ड में, और फ्रिक्शन होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि मोशन अगर राइट डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल। 0 आएगा क्योंकि नॉर्मल के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। नेक्स्ट है वर्क डन बाय वेट, वेट का जो वर्क डन है वो भी 0 आएगा। नेक्स्ट है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल देते हैं, फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच का एंगल, डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ और काइनेटिक फ्रिक्शन है पीछे की तरफ, कोस 180 माइनस एफ इंटू एस। कोस 180 क्योंकि -1 होता है। फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू इंटू एन इंटू एस, म्यू नॉर्मल की वैल्यू है एम जी इंटू एस। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय वेट और वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये हमने कुछ चीज़ें निकाली। नेक्स्ट अपने पास में इस क्वेश्चन में निकालना है वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय नॉर्मल और वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ऐसे अपने पास में सिनेरियो गिवन है। ठीक है, और ये जो मास है ये डिस्प्लेस होते हुए नीचे की डायरेक्शन में आ गया है, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको मान लिया है हमने एस। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले वर्क डन बाय वेट, वेट लग रहा होगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम जी। वेट है बेटा एम जी, डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, तो आ जाएगा एम जी इंटू एस इंटू कोस। तो एम जी है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है इधर की तरफ, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो अपने पास में, क्योंकि ये एंगल थीटा था ये 90 था, तो ये बनता है 90 माइनस थीटा। तो कोस ऑफ 90 माइनस थीटा इस तरीके से लिख देंगे, एम जी एस कोस 90 माइनस थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा। तो यहाँ से अपने पास में आ गई है ये वैल्यू। अपने पास में अब ये था एस, एस में इधर वाला कंपोनेंट होगा एस कोस थीटा, एस में इधर वाला कंपोनेंट होगा एस साइन थीटा। तो जो एच है उसको लिखा जा सकता है एस साइन थीटा। तो वर्क डन आ जाएगा एम जी एच, एस साइन थीटा को मैंने एच से रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट हम निकालते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो 0 ही आ जाएगा। थर्ड निकालते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो देखो इसका जो फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होता है। ठीक है, फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस 180। फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल इंटू एस, कोस 180 की वैल्यू है -1, तो ये वैल्यू बन गई। ऐसे केस के अंदर में नॉर्मल एम जी कोस थीटा होता है, तो म्यू एम जी कोस थीटा इंटू एस। यहाँ से अपने पास में वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ गया है, बस इतना सा लिखना था। नेक्स्ट अगर बेटा अपने पास में कोई वेरिएबल फोर्स हो, तो वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन है वो कैसे निकालते हैं। तो जब भी अपने पास में अगर कोई वेरिएबल फोर्स होगा तो उस केस में क्या है, छोटे से फोर्स की वजह से, मतलब जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ था
उस मोमेंट पे जो स्मॉल वर्क डन होगा वो निकाल लेंगे। तो स्मॉल वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी एफ डॉट एस, सॉरी एफ डॉट डी एस, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को भी कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया है। तो इस करके ये वाला जो फॉर्मूला है ये बन जाता है एक्स डायरेक्शन में फोर्स इंटू एक्स में डिस्प्लेसमेंट, वाई में फोर्स इंटू वाई का डिस्प्लेसमेंट, जेड में फोर्स इंटू जेड का डिस्प्लेसमेंट, सबको ऐड कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। अगर ऐसा है जो अपने पास में फोर्स है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के ही अलोंग हो, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो ओनली अलोंग एक्स एक्सिस है ऐसा मान लिया है, तो उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है एफ इंटू डी एक्स और उसका इंटीग्रेशन। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम, एरिया अंडर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वहीं से अपने पास में वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, वर्क डन विल बी एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है इसमें जो एरिया बना है वही वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। चलो अब इनका वर्क डन है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इन लाइंस को ज्वाइन कर दिया है। तो इस ग्राफ से मैं एरिया निकालता हूँ। ये वाली जो अपने पास में रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो 2 इंटू 10 मतलब 20। इसका एरिया है ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। इसका एरिया है ये भी बन जाएगा 10, और ये जो एरिया है ये है 10, ये साइड है 1, तो 10 इंटू 1 ये बन जाएगा 10। ठीक है, तो ऊपर वाला एरिया है उसको तो पॉजिटिव में ऐड करेंगे वर्क डन निकालने के लिए, और नेगेटिव वाला जो नीचे वाला एरिया है उसको नेगेटिव में। तो आंसर आ जाता है इसके वर्क डन का 10 जूल। 7 मीटर में चलने तक में 10 जूल का वर्क डन हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से, ए टेंजेंशियल फोर्स F ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन ए सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है r रेडियस का, ठीक है, इस पे एक कांस्टेंट टेंजेंशियल कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड है F। ठीक है, इसको रोटेट करवाने में कितना सा वर्क डन लगेगा। अब बेटा ये जो फोर्स है ये मैग्नीट्यूड में ही कांस्टेंट है, बट एक्चुअल में ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती हुई जा रही होगी। यहाँ पे अलग डायरेक्शन है, यहाँ पे अलग डायरेक्शन, यहाँ पे अलग डायरेक्शन, यहाँ पे अलग डायरेक्शन। तो इस वजह से इसका जो वर्क डन आ जाएगा स्मॉल वर्क डन, उसको लिखा जाएगा फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैं डी आर से लिख देता हूँ, और जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो होगा इस पाथ पे एक छोटा सा डिस्प्लेस। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो आ जाएगा एफ डी आर कोस 0 डिग्री। ये आ गया है स्मॉल वर्क डन, एफ इंटू डी आर। इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, बट एफ का मैग्नीट्यूड था वो तो कांस्टेंट ही था, इंटू डी आर। क्लोज पाथ के लिए, कंप्लीट पाथ के लिए जो लेंथ है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर, एफ इंटू 2 पाई आर। ये आ जाता है अपने पास में वर्क डन का आंसर। बस इतना सिंपल सा इसका आंसर। नेक्स्ट इस पे बेस्ड जो कंसेप्ट है वो है वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स। कोई स्प्रिंग फोर्स है उसकी वजह से कितना सा वर्क डन हो रहा होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स है वो देखो किस तरीके से लग रहा होता है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, इस तरीके से स्प्रिंग फोर्स लग रहा होता है। तो वर्क डन निकालेंगे इंटीग्रेशन फोर्स और एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जो अपने पास में मैग्नीट्यूड है वो है के एक्स डी एक्स और कोस 180, जिसकी वजह से आ गया है -1। तो जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाती है -12 के x2² माइनस x1²। इस तरीके से वर्क डन को निकाला जा सकता है। तो ये है इस पे बेस्ड एक अपने पास में क्वेश्चन कि इफ ए स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है ये, इज इलोंगेटेड फ्रॉम मीन पोजीशन बाय 2 मीटर। मतलब इनिशियल पोजीशन तो थी मीन पोजीशन और फाइनल पोजीशन है 2 मीटर की। फाइंड आउट वर्क डन बाय द स्प्रिंग। वर्क डन बाय स्प्रिंग कैलकुलेट करना है, -12 के फाइनल पोजीशन का स्क्वायर माइनस
इनिशियल इलोंगेशन का स्क्वायर। तो माइनस हाफ के की वैल्यू है 100, फाइनल है 2 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो माइनस हाफ इंटू 100, 2 का स्क्वायर बन जाता है 4। तो ये हो जाएगा -200, इतना सा इसका वर्क डन बन जाता है। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन टू इलोंगेट ए स्प्रिंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्स इज डब्लू। अगर मुझे एक्स इलोंगेशन करना है तो उस केस में जो वर्क डन है वो है डब्लू इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स फाइनल पोजीशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगल इलोंगेशन का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमें वर्क डन निकालना है, फाइंड आउट वर्क डन टू फर्दर इलोंगेट इट बाय एक्स। अब इसको और ज़्यादा इलोंगेट करना है तो इसको हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो फाइनल इलोंगेशन बन गया है 2x, इनिशियल इलोंगेशन था अब x से और ज़्यादा x इलोंगेट करना है, मतलब फाइनल इलोंगेशन बन जाएगा 2x। दो इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1 और 2। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करता हूँ तो देखो क्या बनता है, माइनस हाफ के 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ के कैंसिल आउट, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर और ये बनेगा x स्क्वायर, ये बन जाता है 3। अब जो W है उसको राइट साइड में ले जाता हूँ, बस W1 की वैल्यू हो जाती है 3W। तो नया जो वर्क डन है वो हो जाता है 3 टाइम ऑफ ओरिजिनल वर्क डन। ये इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाता है मोशन की वजह से जो एनर्जी मिली है उस एनर्जी को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया जाता है हाफ mv स्क्वेयर से, उसमें जो v है वो स्पीड होता है। काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम मोमेंटम की टर्म्स में लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला बनता है p स्क्वेयर बाई, ये भी काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जितने भी फोर्स उस सिस्टम पे लग रहे हैं उन सबको वर्क डन को मैं ऐड कर दूंगा तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो यही होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड एक अपने पास में क्वेश्चन है, ए मास m इज मूविंग विद स्पीड v ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे m मास मूव कर रहा है। इट स्ट्राइक टू द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग के साथ में स्ट्राइक करता है। फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो फाइनल का इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा कि जो स्प्रिंग है उसके अंदर में कुछ कंप्रेशन हो चुका है, एम मास ने इसको कंप्रेस कर दिया है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा उसके बारे में अगर हमें लिखना है तो मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा जब इस मास की वेलोसिटी 0 हो जाए, और इसमें जो कंप्रेशन हुआ है उस कंप्रेशन को मैं लिख देता हूँ एक्स नोट से। अब यहाँ पे लगाता हूँ मैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि बताता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस, इस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो इस पे लग रहा है mg, एक इस पे लग रहा है नॉर्मल। mg का और नॉर्मल दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट करते हुए वर्क डन 0 आएगा। एक है स्प्रिंग का फोर्स, तो जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय mg, तीनों को मिला के ये बनता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। नॉर्मल का वर्क डन 0, mg का वर्क डन 0। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है वो हो जाएगा हाफ के फाइनल कंप्रेशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल कंप्रेशन का। फाइनल क्योंकि रेस्ट पे आ गया है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी इस मास की हाफ mv स्क्वायर। इधर से आ गया है हाफ के एक्स स्क्वायर, इधर से आ गया है माइनस हाफ mv स्क्वायर। इस चीज़ को यूज करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, mv स्क्वायर अपॉन के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x नोट की, x नोट की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ mv स्क्वायर बाई के।
ये हो जाता है अपने पास में मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, बस ये आंसर हो जाता है। इस पे बेस्ड बेटा एक अपने पास में पॉइंट आता है, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है और वो अपने पास में दो, कोई बॉम्ब है ब्लास्ट होकर दो पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गया है, ऐसा हमने सिनेरियो मान लिया है। ठीक है, इंटरनल फोर्स की वजह से ऐसा हुआ है, तो इंटरनल फोर्स की वजह से इसका जो मोमेंटम था उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, जितना मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में है। तो पहले बेटा ये रेस्ट पे था, बाद में इसका मोमेंटम माइनस पी मान लेते हैं, तो एक का पी, ताकि नेट मोमेंटम जीरो हो सके। एक अगर राइट में जाएगा तो दूसरे को लेफ्ट में ही जाना पड़ेगा ताकि मोमेंटम कंजर्व हो सके। इनिशियली जब ये रखा हुआ था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, बट फाइनली जब ऐसा ब्रेक डाउन हो गया है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वेयर बाई टू एम वन पी स्क्वेयर बाई टू एम टू ऐसे करके पॉजिटिव बन गई है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई है वो पॉजिटिव है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। इसका मतलब कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है और सिस्टम ने कुछ ना कुछ वर्क कर दिया है, और इंटरनल फोर्स नहीं लग रहे थे, तो हमें पता चला कि इंटरनल फोर्स वर्क भी कर सकते हैं। तो इंटरनल फोर्स ने मोमेंटम को तो चेंज नहीं किया, बट काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया है। तो वर्क डन इंटरनल फोर्सेज ने कर दिया है, यही हमने समझा है इसमें। इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो जाता है एनर्जी ड्यू टू कन्फिग्रेशन। किसी भी कन्फिग्रेशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला डिफाइन होता है वो क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स से अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफ्रेंसिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन और माइनस निकाल दिया, तो क्या निकल के आ गया, कंजर्वेटिव फोर्स। दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। एक तो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि बेटा एक हम रेफरेंस चूज करेंगे, वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे जीरो है, उससे अगर एच हाइट ऊपर गई तो वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी प्लस एम जी एच, अगर उससे एच हाइट नीचे आ गई तो वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस एम जी एच। इतना सा अपने पास में सिनेरियो। सिमिलरली हम डिफाइन करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है। तो स्प्रिंग की एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिफाइन किया जाता है U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। स्प्रिंग की एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। मीन पोजीशन पे x की वैल्यू जीरो है तो मीन पोजीशन पे कोई भी एनर्जी नहीं है, अगर मैं उसको एक्सपेंशन कर दूं चाहे मैं उसमें कंप्रेशन करूं, दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती चली जाती है। ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का कंसेप्ट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। दो टाइप के फोर्स हम डिफाइन करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। नॉन कंजर्वेटिव का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लोज लूप में वर्क डन हम निकालेंगे कंजर्वेटिव के केस में तो वो जीरो आएगा, और क्लोज लूप में वर्क डन निकालेंगे नॉन कंजर्वेटिव के लिए तो वो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। इस केस में जो एनर्जी है इसके अगेंस्ट जो भी वर्क करेंगे वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव में ऐसी कोई भी टर्म नहीं होती है पोटेंशियल एनर्जी जैसा, ऐसा कुछ भी स्टोर नहीं होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स हैं कंजर्वेटिव हैं, फ्रिक्शन फोर्स विस्कस फोर्स हैं, ये एग्जांपल है नॉन कंजर्वेटिव के। इससे आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को समझते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है बेटा कि नेट फोर्स लग रहा है जो सिस्टम पे उसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है। और नेट फोर्स अगर जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू भी जीरो है। ये होता है अपने पास में इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में अपने पास में अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम आते हैं। सबसे पहले टाइप का जो इक्विलिब्रियम है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर मैं किसी बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो उस पर फोर्स ऐसे लगेगा कि वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगी। ऐसा मान लेते हैं जैसे एक पेंडुलम है, अगर मैं इसको थोड़ा सा राइट में लेके जाऊंगा तो फोर्स इसको वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा। इसको बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है
और फोर्स पोजीशन के जिस तरफ फोर्स लग रहा है और जिस तरफ पोजीशन लग रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर मैं बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर ही चली जाएगी, कभी भी वहां पे वापस नहीं आएगी। इफ ए बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम if after a small displacement it move farther away from the original position, ये ओरिजिनल पोजीशन से दूर की तरफ चली जाती है, ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें अपने पास में कंडीशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मैक्सिमम होती, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको रखा हुआ था किसी तरीके से रोक के, अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग जाएगा और बॉडी दूर चली जाएगी। तो फोर्स सेम ही डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमने किया है। तीसरा टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब भी वही बॉडी पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करे तो बॉडी कभी भी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ही नहीं आएगी, ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा नेचुरल इक्विलिब्रियम, सॉरी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स होता ही नहीं है। इस केस में बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सा प्लेन है, यहाँ पे मैंने एक बॉल को थोड़ा सा राइट में डिस्प्लेस किया तो वो राइट में ही चली गई, वापस आई ही नहीं। ये क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस केस में कोई रिस्टोरिंग फोर्स आता ही नहीं है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्स है उसको डिफाइन किया जाता है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करके कुछ फोर्स हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा एक्स डायरेक्शन में जो अपना फोर्स होगा वो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कर लें। वाई डायरेक्शन में फोर्स होगा उसके लिए वाई में कर लेंगे। जेड में फोर्स निकालना है तो जेड में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है उससे स्टार्ट करते हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से गिवन है 2xy² प्लस जेड, तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है 1,0,1 पोजीशन पे, ठीक है। तो अब देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्स डायरेक्शन का फोर्स आ जाएगा माइनस करली यू अपॉन करली एक्स, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2y²। अब y की वैल्यू पुट करूंगा तो आ जाएगा 0, ठीक है। फोर्स निकालता हूं y डायरेक्शन में माइनस करली यू अपॉन करली y, इसका आंसर आ जाएगा -2x इंटू 2y। तो y की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी क्योंकि y की वैल्यू 0 ही पुट करनी है। z डायरेक्शन में कर लेंगे तो माइनस करली यू अपॉन करली जेड, जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा -1, तो इसका आंसर आ जाता है -1। तो फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाती है -1 के कैप, ये आ जाता है इस केस में फोर्स। नेक्स्ट अपने पास में इस तरीके से केस है, पोटेंशियल एनर्जी है 3x प्लस 4y और एक पार्टिकल का मास है 1 kg। तो इस केस में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट करना है। तो पहले तो कैलकुलेट करेंगे फोर्स, एक्स डायरेक्शन में फोर्स आएगा माइनस करली यू अपॉन करली एक्स, तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में तो बन गया है 3। वाई डायरेक्शन में आ जाएगा माइनस करली यू अपॉन करली वाई, चलो कि -4। तो जो फोर्स है वो बन गया है -3i कैप -4j कैप। एक्सेलेरेशन है वो बन गया है फोर्स अपॉन मास -3i कैप -4j कैप। एक्सेलेरेशन का जो मैग्नीट्यूड है 3² प्लस 4², ये बन जाता है 5 यूनिट्स, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एस यूनिट होती है, एस यूनिट में भी लिख सकते थे। तो ये आ गया है अपने पास। अब देखो नेक्स्ट अपने पास में बेटा ये कंसेप्ट है, इसमें हमें बताना है कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम होगा। तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा वो है अनस्टेबल, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम वो इक्विलिब्रियम है स्टेबल, और जो सी वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट अपने पास में है ये क्वेश्चन, ठीक है। फोर्स अपने पास में गिवन है तो हमें बताना है इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट कौन कौन से हैं और कैसा इक्विलिब्रियम होगा। तो बेटा इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट होने का मतलब है फोर्स वहाँ पे 0 हो। तो ए और सी ये दो ही अपने पास में इक्विलिब्रियम के पॉइंट है, ठीक है। एक है ए, एक है सी। बी वाले पे नेट फोर्स 0 नहीं है तो बी वाला इक्विलिब्रियम नहीं है। और देखो
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर सेम डायरेक्शन है तो उस केस में स्लोप आएगी पॉजिटिव और वो वाला इक्विलिब्रियम रहेगा अनस्टेबल। ठीक है, और इस केस में जो इक्विलिब्रियम है वो रहेगा स्टेबल। अगर आपको ये सब चीज़ों का नहीं पता है तो यूट्यूब पे अपनी वर्क एनर्जी एंड पावर की कंप्लीट वीडियो है। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें समझाई हुई हैं स्टेप बाय स्टेप, सब चीज़ें करके एक कंपाइल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। कंप्लीट चैप्टर अगर आपको बेसिक से ही नहीं आता है वहाँ से उसको समझ सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ है उसमें। नेक्स्ट अपने पास में एक क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी है 4x² - 2x³। इसमें स्टेबल, अनस्टेबल और जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कैलकुलेट करने हैं। तो देखो कैलकुलेट कर देते हैं। सबसे पहले कोई भी इक्विलिब्रियम होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो 8x - 9x² = 0। x को कॉमन ले लिया, 8 - 9x = 0। या तो x की वैल्यू 0 है या फिर 8 - 9x = 0। तो 8 = 9x, x की वैल्यू बन जाती है 8/9। तो दो वैल्यू आ गई है अपने पास में x की, एक तो 0 है, एक है 8/9। इसके बाद में अगला स्टेप हो जाता है सेकंड डेरिवेटिव निकालना। तो उसको निकालते हैं d2u/dx²। तो इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8 - 18x। एक तो रहेगा जब x की वैल्यू 0 है तो उस केस में d2u/dx², उसकी वैल्यू आएगी 8 जो कि है पॉजिटिव, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू को। मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो वो इक्विलिब्रियम है स्टेबल। x = 0 के कोरस्पोंडिंग जो इक्विलिब्रियम है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा मैं निकालता हूँ x = 8/9 पे। 8/9 पे ये वैल्यू निकालते हैं d2u/dx²। तो 8 - 18 × 8/9, 8 - 16 तो -8 जो कि है नेगेटिव। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है ये है अनस्टेबल। 8/9 पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा अनस्टेबल। ऐसे हम कोई भी इक्विलिब्रियम चेक कर सकते हैं। अगला अपने पास में कंसेप्ट है, अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमें निकालना है। तो बेटा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब होगी जब इसमें हम इनिशियल वाले पॉइंट पुट करेंगे। तो 2 × 1 × 1 का स्क्वायर ये बन गया है, माइनस फाइनल के लिए क्या पुट करेंगे 2 × 1 × 3 का स्क्वायर। तो 2 - 18, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाती है -16 जूल। अगला अपने पास में जो कंसेप्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को समझते हैं। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है उस एनर्जी को बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। अगर किसी सिस्टम पे लगने वाले सारे के सारे फोर्स जो वर्क कर रहे हैं वो सब के सब अगर कंजर्वेटिव है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी उस सिस्टम की कंजर्व रहेगी। ठीक है, जितनी इनिशियल एनर्जी है उतनी ही फाइनल एनर्जी रहेगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ऐसे अपने पास में होती है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके हमें ये जो रिजल्ट है इसको प्रूव करना है, इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। वही मैक्सिमम कंप्रेशन वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब जाके होता है, जब इस मास की वेलोसिटी 0 हो जाती है, और मान लेते हैं x0 कंप्रेशन हो गया है स्प्रिंग। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसके अंदर में कोई भी कंप्रेशन नहीं था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। काइनेटिक एनर्जी मास की थी इनिशियली हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली कंप्रेशन हो चुका था एक्स नोट, ठीक है, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है क्योंकि रेस्ट पे आ चुका है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स नोट स्क्वायर बन गया है। तो यहाँ से एक्स नोट की वैल्यू निकाल लेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन के, इसका अंडर रूट कर लिया, ये अपने पास में एक्स नोट की वैल्यू आ गई है। बताओ जरा इसमें क्या ही दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, एक्स नोट की वैल्यू निकाल लिए। इसी पे बेस्ड अपने पास में एक और कंसेप्ट है कि अगर मैं किसी पार्टिकल को, मतलब किसी पेंडुलम को इस तरीके से रेस्ट से रिलीज करता हूँ हाईएस्ट पोजीशन से, तो वो नीचे जब तक जाएगा तब तक उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी लोवेस्ट पॉइंट पे। बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम रेफरेंस चूज करके चलते हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 0, ऊपर वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg, l है इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग mgl, ठीक है। अब हम लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू है mgl, काइनेटिक एनर्जी है 0, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी है 0 और काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि नीचे तक आते आते इस मास की वेलोसिटी तो आ चुकी है। तो अब इस चीज़ को सोल्व करते हैं, तो अपने पास में m से तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 2gl, ठीक है। तो v की वैल्यू जो है वो बन जाएगी अंडर रूट ऑफ 2gl। ये तो ऐसा ही रिजल्ट आ गया कि अगर किसी बॉडी को h हाइट से रिलीज करते हैं तो नीचे तक आते आते उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2gh हो जाती थी। यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं बेटा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से चलो देखो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ऐसे हमने एक पेंडुलम जैसा कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने इतने से एंगल थीटा से हमने इसको रिलीज कर दिया है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का रेफरेंस बना दिया मैंने, इस हाइट को लिख दिया है h, और जो लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है वो बन जाएगी अंडर रूट ऑफ 2gh। अब किसी तरीके से ये h निकालना है। ये वाली लेंथ ऑफ पेंडुलम l होगी, ये अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा ये हाइपोटेन्यूज है, थीटा की तरफ वाली साइड है वो क्या बन जाएगी l कोस थीटा, टोटल लेंथ थी l, इतनी सी है l कोस थीटा, तो h निकाला जा सकता है, h की वैल्यू हो जाती है l माइनस l कोस थीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 2gl इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये हो जाती है इसकी लोवेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो, बस, और इसमें कुछ करने की ही रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही बेटा और कोई क्वेश्चन हो इस तरीके के, उन क्वेश्चंस को भी सोल्व किया जा सकता है। कोई पार्टिकल है, देखो यहाँ से रेस्ट से रिलीज किया है, बी पॉइंट तक पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ए और बी के बीच की जो हाइट का डिफरेंस है बन गया है 40, ठीक है। तो बी तक जाते जाते जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2g इंटू 40, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 400, तो 400 का रूट करेंगे तो 20 रूट 2, ये इसकी वेलोसिटी हो जाती है बी तक पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते। बस इतना सा क्वेश्चन था। अगर अपने पास में कोई एक्सटेंडेड बॉडी गिवन हो, ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडी है जो कि थोड़ी सी एक्सटेंड हो रखी है, पॉइंट मास बॉडी नहीं है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है। उस केस में जो हाइट लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास बेटा बिल्कुल मिड में होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो क्या आ जाएगा mgh, mg इसकी लेंथ थी l, सेंटर ऑफ मास है वो l/2 की हाइट पे होगा, तो l/2। ऐसे करके इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको निकाला जा सकता है। इस पे बेस्ड जो अपना नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। किसी पार्टिकल को हमें वर्टिकल में सर्कल करवाना है, तो इस केस में ग्रेविटी का थोड़ा सा इम्पैक्ट चेंज हो जाता है।
अब ग्रेविटी पहले जैसी चीज़ें नहीं कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेविटी वो वाले काम नहीं कर रही है जो पहले कर रही होती थी। यहाँ पे ग्रेविटी का पूरा इम्पैक्ट है, यहाँ पे ग्रेविटी कम है, ठीक है। मतलब कि ग्रेविटी यहाँ पे नीचे की तरफ लग रही होगी, इधर भी नीचे की तरफ खींच रही होगी, इधर भी नीचे की तरफ, इधर भी नीचे की तरफ। तो इस केस में बेटा लोवेस्ट पॉइंट पे जो हमें कोई स्ट्रिंग को बांध रखा है, तो उस केस में लोवेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी वो होगी √5gl, और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी बन जाएगी √gl। इसको जो कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर रखा है अपनी बड़ी वीडियो में, तो उसको अपने यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, वर्क एनर्जी एंड पावर के नाम से वीडियो है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट के बीच में जो टेंशन का डिफरेंस है वो आ जाता है इस केस में 6 mg। अगर मैं स्ट्रिंग की जगह पे कोई रोड लेके चलता हूँ, मासलेस रोड, तो उस केस में लोवेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, उस वेलोसिटी को √5gl की रिक्वायरमेंट नहीं है, √4gl से ही काम चल जाएगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे इस केस में वेलोसिटी है वो 0 होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है पावर। पावर को डिफाइन किया जाता है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन किस रेट से हो रहा है उसी चीज़ को डिफाइन किया जाता है पावर से। और पावर का फॉर्मूला हो जाता है dw/dt, या फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। कभी अगर एवरेज पावर निकालनी है तो वर्क डन टोटल अपॉन टाइम टेकन, ऐसे निकालेंगे। और एवरेज पावर का दूसरे फॉर्मूले से निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज फोर्स का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो है अपने पास में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को डिफाइन किया जाता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100%। ये हो जाता है पावर का कंसेप्ट। इसके बाद में नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इस चैप्टर पे वो है कोलिजन। कोलिजन का मतलब है, कोलिजन एक प्रोसेस है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। जब भी अपने पास में दो बॉडीज के बीच में कोलिजन होगा तो लीनियर मोमेंटम है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब कि लीनियर मोमेंटम किसी भी टाइप के कोलिजन में कंजर्व ही रहेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट ही होता है। 3 टाइप के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन ऐसा है जिसमें काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होता है, ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन है जिसमें थोड़ा सा लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में, और परफेक्टली इनइलास्टिक है जिसमें काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम लॉस होता है। इलास्टिक कोलिजन में देखो क्या है कि दो बॉडीज जिस वेलोसिटी से आ रही थी, उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी थी, अप्रोच की वेलोसिटी थी, वही उनके सेपरेशन की वेलोसिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू आती है 0। इनइलास्टिक में हम बात करें तो सेपरेट कर रही होती हैं स्लोली, आ रही थी फास्ट फास्ट, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है दोनों बॉडीज कभी सेपरेट ही नहीं करेंगी, कोलिजन के बाद में एक साथ चलने लग जाएंगी। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू होती है 0। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, इसको डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन होता है कोलिजन के बाद में, अप्रोच हो रहा होता है कोलिजन से पहले। ऐसे डिफाइन किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट अपने पास में कोलिजन विद वॉल। वॉल के साथ में कोलिजन हो रहा हो तो वॉल के साथ कोलिजन का बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। कोई बॉल है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से आ रही है, तो दीवार से टकराने के बाद में ईयू वेलोसिटी से रीबाउंड करेगी। ये है कोलिजन विद वॉल का बेसिक कंसेप्ट। परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी h हाइट से गिरी है तो वो रीबाउंड करेगी e² इंटू h हाइट तक। ये है कोलिजन विद वॉल का कंसेप्ट। अगर ओब्लिक कोलिजन विद वॉल हो जाए तो उस केस में क्या है कि कोई बॉल आई है, वर्टिकल से थीटा एंगल पे टकरा के अल्फा एंगल पे बाहर निकल गई है, तो इस केस में जो फॉर्मूला बनता है वो है कि tan थीटा अपॉन ई इज इक्वल टू tan अल्फा। ये अपने पास में रिलेशन बन जाता है, ठीक है, ओब्लिक कोलिजन के लिए। बस यहीं तक था, फॉर्मूला रिवीजन है। कंप्लीट वीडियो अगर आपकी इसको देखनी है, कंप्लीट ही चीज़ें पढ़नी है, तो वर्क एनर्जी एंड पावर करके सर्च कर लो, एलिगेंट फिजिक्स भी साथ साथ में लिख देना।